Hello everyone, welcome back to another session with Gurukul Academy, your one-stop solution for accounts and economics। आज का हमारा वीडियो है इकोनॉमिक्स के ऊपर और ये वीडियो नंबर रहेगा हमारा वीडियो नंबर थर्ड, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक दैट इज फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जब कभी भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ में आप जब मोबाइल परचेस करने जाते हो तो वहां पर सेल्समैन से सबसे पहले आप क्या पूछते हो? सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आती है कि भैया जी इसकी खासियत बताइए। दैट मीन्स आप पूछते क्या हो कि इसमें फीचर्स क्या क्या है। आपको वर्ड कभी सुना है, कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा क्या है फीचर, बट आपने बोल दिया कि फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स मीन्स इनडायरेक्टली यू आर आस्किंग फॉर द व्हाट आर दी क्वालिटीज, कि अगर मैं ये परचेस कर रहा हूं तो इसमें क्या क्या खासियत है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर में भी देखोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या खासियत है। अब खासियत की बात आती है तो खासियत सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे पॉजिटिविटीज एज वेल एज नेगेटिविटीज, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो फीचर्स होता है। यानी कि सेल्समैन आपको वहां पे जो बैठा है वो आपको पॉजिटिविटीज बताता है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जब आपका फ्रेंड साथ में है वो क्या बोलता है, अरे यार मोबाइल हैंग भी होता है, कैमरा का क्लियरिटी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इससे कंपेयर करेगा तो ये वाले का क्लियरिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। यानी कि शॉपकीपर ने आपको पॉजिटिविटीज बताया है फीचर्स के तौर पे, आपके फ्रेंड ने नेगेटिविटीज बता दिया फीचर्स के तौर पे। दैट मीन्स फीचर्स इज व्हाट इज अ कॉकटेल ऑफ मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स। समझ में आया? यानी पॉजिटिविटीज एंड नेगेटिविटीज इन दोनों का मिक्सचर होके फीचर्स बनता है। क्या क्या चीजें आती हैं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले डी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर्स, राइट। फीचर्स किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर पढ़ रहे हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पहले ही बताया है इकोनॉमिक्स का छोटा पार्ट, यानी कि पूरे चीजों को अगर देखोगे तो हर एक चीज का एक माइक्रो यानी सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्ट या सबसे छोटा चीज को जब वो स्टडी करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, यानी इतने सारे यूनिट में से एक पर्टिकुलर यूनिट का स्टडी करना इज नोन एज इंडिविजुअल यूनिट। और वो किसकी खासियत है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की खासियत है। दूसरा क्या बोला है? प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, बताया था। प्राइस थ्योरी में क्या था आपका, जहां पे हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है। कि कितना मार्केट में डिमांड है और कितना सप्लाई हो सकता है या कितना सप्लाई है, और उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो दैट इज योर प्राइस थ्योरी, दैट इज विद द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तीसरा पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यानी अगर यहाँ पे देखोगे तो टोटलिटी में से, यानी मैक्रो में से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें से एक इंडिविजुअल निकाला है, उस एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखा जाएगा, बाकी चीजों के हिसाब से कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। होल एंड सोल उसके हिसाब से ही चीजों को जब कंपेयर करेंगे वो पार्शियल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। यानी कि उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं है, बाकी चीजों का इक्विलिब्रियम से उसको मतलब नहीं है। तीसरा नेक्स्ट क्या बोला है, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अजम्पशन का मतलब क्या है, जब कभी भी किसी चीज को आप अज्यूम करते हो, मान के चलते हो, किसी चीजों को मान के चलते हो। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम इतने दिन से मान के चल रहे थे कि 3 तारीख को लॉकडाउन ओपन होगा, एक्सटेंड हो गया, तो हम मान के चल रहे थे कि 3 तारीख को लॉकडाउन ओपन होगा, तो दैट मान के चलना इज नोन एज अजम्पशन। तो इकोनॉमिक्स के अंदर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम पे सर्टेन अजम्पशंस को फॉलो किया जाता है। क्या है वो अजम्पशन? दैट इज सेटेरिस पैरेबस। का मतलब क्या है? दैट मीन्स अदर थिंग्स रिमेन इक्वल कांस्टेंट, यानी कि बाकी चीजों में चेंजेस नहीं आ रहा है। समझ में आया? यानी कि अगर ये प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ है, दैट डजंट मीन कि यहाँ पे किसी का सैलरी भी इंक्रीज हुआ है, उस सैलरी के इंक्रीज की वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइस में डिफरेंशिएशन आया होगा, या किसी की सैलरी डिक्रीज हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंशिएशन आएगा। यानी कि
इकोनॉमिक्स में अगर देखोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखता है और फिर डिमांड और सप्लाई के वेरिएशंस को ऑब्जर्व करता है। यानी डिमांड और सप्लाई चेंज हो रहा है तो वो ये अज्यूम करता है बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, यानी लोगों का सैलरी सेम है, खाना पीना सेम है, टेस्ट सेम होगा, प्रेफरेंसेस सेम होगा, लाइक डिसलाइक, ये सारी चीजों में भी चेंजेस नहीं आया है। उन सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए डिमांड और सप्लाई में वेरिएशंस आया होगा। दूसरा है लेजेस-फेयर। लेजेस-फेयर पॉलिसी का मतलब क्या है? इट इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है लेट डू। अब लेट डू का मतलब क्या है? लेजेस-फेयर का मतलब है जहां पे कंट्री के अंदर में अगर देखोगे तो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया हुआ है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? कैपिटलिज्म का मतलब है जहां पे बिजनेसेस जो भी रन हो रहे हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन कर रहे हैं और वो प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर है। प्रोडक्ट का सप्लाई इंक्रीज करना है तो वो करेंगे, सप्लाई डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट को कुछ और प्रोड्यूस करना है तो वो प्रोड्यूस करेंगे, कुछ और प्रोड्यूस नहीं करना है, कांस्टेंट चीज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वही प्रोड्यूस करेंगे, उनके ऊपर है, कोई उनको मना नहीं कर सकता। दैट मीन्स गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं है। मेरा बस चलेगा तो मैं सिर्फ मार्कर ही प्रोड्यूस करूंगा, मेरा कल को मन करेगा तो आई वुड प्रोड्यूस पेंसिल। समझ में? गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं काम होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हिसाब से काम होगा। दैट इज नोन एज लेजेस-फेयर पॉलिसी। दूसरा अजम्पशन क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट, विच इज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नॉट पॉसिबल। तो ये भी चीज हम अज्यूम करके चलते हैं कि कंट्री के अंदर में ईच एंड एवरी पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क और वो वर्क कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या बोला है? स्लाइसिंग मेथड। मैंने पहले भी सिखाया था फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इतने सारे बंच में से, बल्क में से, बकेट में से एक पर इंडिविजुअल को निकालता है और उसके बारे में स्टडी करता है। यानी पूरे होल में से एक को निकाला है, दैट इज नोन एज स्लाइसिंग। यानी एक ब्रेड है, इतना बड़ा लंप है ब्रेड का, उसको काट काट के हमने स्लाइस में कन्वर्ट कर दिया और उस स्लाइस को निकाल के फिर उसका इन डिटेल स्टडी कर रहे हैं। दैट इज नोन एज स्लाइसिंग मेथड। ठीक है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरे कंट्री को स्लाइसेस में डिवाइड कर देता है, इंडस्ट्री का, इंडिविजुअल का, इनकम का, सैलरी का, ठीक है, और फिर उसको इन डिटेल में जाके स्टडी करता है। नेक्स्ट क्या है? एनालाइजिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर समझिए, दिस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट जहां पे हम बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ऑलिगोपोली, ये 4 टाइप का मार्केट फिलहाल आपको दिया है। इसके अलावा भी काफी मार्केट्स होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज विद द सीबीएसई बोर्ड। ठीक है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या है? जहां डिमांड बराबर है, सप्लाई भी बराबर है, यानी जितने लोग हैं परचेस करने के लिए उतने सप्लायर्स भी है। मोनोपोली यानी नंबर ऑफ बायर्स आर देयर बट सप्लायर सिर्फ एक है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर है आपको, तो फिलहाल मैं इसके ऊपर इतना इन डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या दिया है? लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप का मतलब क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स को अगर समझना है तो ओनली एंड ओनली आप सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, व्हाट आर द फंक्शंस, कैसे वर्क होती है कंट्री, तो या मैं बोलूँ तो कैसे वर्क होता है इकोनॉमी में, तो आपको माइक्रो एज वेल एज मैक्रो दोनों का मिक्सचर पढ़ना होगा। बट यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पार्ट पे। तो जब माइक्रो पार्ट पे फोकस कर रहे हो तो लिमिटेड स्कोप ही रहने वाला है ना, क्योंकि आपको इतना इन डिटेल नॉलेज ही नहीं रहने वाला है। जब आपको इतना इन डिटेल नॉलेज नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कारण, तो इसीलिए उसको लिमिटेड स्कोप में कहा है, यानी फुल फ्लैश नहीं है। एक ओवरव्यू मिल जाता है आपको चीजों का, बेस एक ग्राउंड रूट पे वर्क करने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अब इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक समझिए, यानी आपने पहले जैसे अभी मैंने फीचर्स बताया, उसकी खासियत, यानी कुछ तो कारण होगा जिसके वजह से आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे आप लोग हो अभी 12th में, क्या कारण है जो 12th में आ गए? डायरेक्टली कहीं जॉब वॉब कर लिया होता? नहीं ना। जॉब के लिए सर्टेन क्राइटेरियाज है, सर्टेन डेजिग्नेशन आपको चाहिए, तो सर्टेन क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक को अगर स्टडी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? बिकॉज इट हैज सर्टेन इंपॉर्टेंस। और क्या इंपॉर्टेंस है? पहला चीज प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पे हमने पढ़ा था, प्राइस थियरी, तो दैट इज सिमिलर टू दैट। प्राइस डिटर्मिनेशन यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस
कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें डिटरमाइन करता है। ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट का प्राइस वो सब डिटरमाइन करवाता है। दूसरा फैक्टर्स को डिटरमाइन करवाता है। फैक्टर्स मैंने पहले सिखाया था, 4 फैक्टर्स है प्रीवियस वीडियो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वही चीज यहाँ पे आएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, LLCE। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज मोर और लेस रिलेटेड टू योर, कहाँ चला गया, दिस laissez-faire policy and free market economy is more and less same। यहाँ पे भी गवर्नमेंट का फंक्शनिंग नहीं होता है। द रीजन बेन laissez-faire पॉलिसी की जब बात करोगे, दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे भी वही वर्ड यूज किया है, दैट इज फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब क्या है, मेरी मर्जी, मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहे ये करूँ, मेरी मर्जी। समझ में? यानी मेरे को आज मार्कर प्रोड्यूस करने का है, कल स्केच पेन प्रोड्यूस करने का है, परसों मेरे को पेंसिल प्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद में नहीं करने का कुछ भी। तुम कौन होता है मना करने वाला, या तुम कौन होता है फोर्स करने वाला? समझ में? दैट मीन्स गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस यहाँ पर भी नहीं रहेगा। तो दिस बोथ इज वन एंड द सेम। ठीक है, दैट इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। दूसरा, जहाँ पे अभी जो मैं हिंदी में बोल रहा था, मेरे को ये प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, अगर चलो यही प्रोड्यूस करना है तो मेरी मर्जी, मैं क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करूँ, ज्यादा प्रोड्यूस करूँ, ज्यादा प्राइस रखूँ, कम प्राइस रखूँ, जो करने का मैं करूँ। समझ में? तो दैट इज नोन एज WH क्वेश्चन। क्या बोला जाता है उसको? WH क्वेश्चन। दैट इज नॉट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करना है, प्राइस क्या रखना है, वो सब WH क्वेश्चन बोलते हैं। उसके बाद फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या? फॉरेन कंट्रीज के साथ में जो ट्रेड होता है उसको स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड क्यों होता है? मजा आता है इसलिए? नहीं। क्यों? पॉसिबिलिटीज है, सर्टेन प्रोडक्ट्स होगा जो हम अबंडेंट में प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ रखे रखे खराब होगा। बेटर ऑप्शन इज फॉरेन कंट्री में सेल करो, रेवेन्यू ज्यादा आएगा। दूसरा, सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे लोअर क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते होंगे, दैट मीन्स वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। तो जब सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं? बाहर से मंगाएंगे। तो बाहर से मंगाना पड़ रहा है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये करने का जरूरत क्यों पड़ा, ये रीजन है। समझ में? तो इस चीज को समझना है तो ग्राउंड रूट पे समझना पड़ेगा। उस वजह से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है, और उसके लिए वो आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को फ्रेम करने में मदद करता है। दैट इज प्राइस कितना होना चाहिए कमोडिटी का, टैरिफ क्या होना चाहिए। टैरिफ मालूम है ना? टैरिफ मीन्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब आप मंगवा रहे हो तो उसके ऊपर में चार्जेस कितना लगना चाहिए। अब वो चार्जेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आप समझ जाइए। ठीक है, बिकॉज वी नीड टू सेव आर इन्फेंट कंपनीज या इन्फेंट इंडस्ट्रीज, यानी कि छोटी छोटी कंपनीज जो है, कल को अगर चाइना जैसी कंपनी आके यहाँ पे वो माल दबा के बेचेगा, राइट, यानी सस्ते में सारा प्रोडक्ट लेके आएंगे, तो यहाँ ऑलरेडी जो छोटी कंपनीज हैं जो बिजनेस कर रही हैं, तो उनका प्रोडक्ट कौन परचेस करेगा? दैट इज व्हाट द रीजन इज टैरिफ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्यों? अगर हमको लग रहा है वो सस्ते में यहाँ पे दे सकता है और उससे एक्सपेंसिव यानी हमारा प्रोडक्ट पड़ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? कल को अगर उससे सस्ते में लोगे तो हमारे कंट्री के प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? समझ में? तो इनको बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? आपका प्रोडक्ट 2 रुपए का, ठीक है लाओ, लेकिन हम आपके ऊपर में 10 रुपए टैरिफ लगाएंगे। दैट मीन्स प्रोडक्ट हमारे पास 12 रुपए में बिकेगा, बट ऑन द कंट्री हमारा प्रोड्यूसर जो है 8 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा है। यानी अगर टैरिफ हटता है तो हमारा प्रोडक्ट 6 रुपया महंगा हो गया, यानी टैरिफ लगता है तो हमारा प्रोडक्ट 4 रुपया सस्ता हो गया। तो ऑटोमेटिकली आप लोग किसका प्रोडक्ट परचेज करोगे? इंडियन प्रोडक्ट परचेज करोगे। उस वजह से टैरिफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर करेंसी एक्सचेंज रेट, किस रेट पे एक्सचेंज करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी सीखोगे आप लोग, तो मैं वहां पे सिखाऊंगा आप लोगों को। ये एक्सचेंज रेट समझ जाइए। एक्सचेंज रेट क्या है? हमारे करेंसी को देख के सामने वाले का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, या तो पॉसिबिलिटीज है हमारे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए सामने वाले को कितना स्पेंड करना पड़ रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या है? बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजन मतलब क्या? बिजनेस मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा रहेगा, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, जब कभी भी बिजनेस वर्ड आएगा तो एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मैंने बोला एक बिजनेसमैन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
एक प्रोडक्ट जब बना रहा है तो उसमें खर्चा कम से कम होना चाहिए, दैट मीन्स कॉस्ट मैटर करता है। तो सबसे पहला कॉस्ट, उसके बाद में कॉस्ट के बाद में भले कॉस्ट अगर कम लग रहा हो, ठीक है, लेकिन सामने वाला है उसने प्राइस कम रखा है तो हमको कॉम्पिटिटर के हिसाब से प्राइस रखना पड़ेगा, तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तीसरा चीज है, मैं लुटने के लिए नहीं बैठा हूं तो मेरे लिए प्रॉफिट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो प्रॉफिट मैटर करने वाला है कि कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। देन आफ्टर दैट क्या बोला है, दैट इज योर आउटपुट लेवल। आउटपुट लेवल का मतलब क्या, कितना यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए सो दैट आई कैन अटेन अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया, दैट इज आउटपुट। उसके बाद क्या है, यूजफुल फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों इंपॉर्टेंट है, माइक्रो लेवल पे जब देखोगे तो ग्राउंड रूट पे काम होता है, तो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, उसके हिसाब से व्हाट इज द कैपेसिटी, व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हो रहा है, कितनी चीजें और सप्लाई होना चाहिए कंट्री के अंदर, किस चीज का लैकिंग है कंट्री के अंदर, ये सारी चीजें मदद होती है गवर्नमेंट को। तो वही सारी सर्टेन चीजों को ध्यान, दैट इज टैक्सेशन परसेंटेज क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट को फिर मदद होती है कि कहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पे सर्विस ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि दैट इज नोन एज पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, यानी कि कहाँ पे सोशल वर्क यानी सोशल कॉस्ट के लिए मदद करना पड़ेगा, या कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, यानी कि कहाँ पे आपको ज्यादा करवाना पड़ेगा, यानी एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ये सारी चीजें जो होती हैं एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ये सारी फ्री सर्विसेज गवर्नमेंट के साइड से रहता है ना, इसके ऊपर ज्यादा खर्चा करें या कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खर्चा करें, तो ये सारी चीजें फ्रेम करने को हेल्प होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। वेलफेयर इकोनॉमी इज मोर और लेस रिलेटेड टू दिस ओनली। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट जब डेवलपमेंट या गवर्नमेंट टैक्सेस आप लोगों से कलेक्ट करती है, यानी हमसे कलेक्ट करती है, तो टैक्सेस को उड़ाती नहीं है, उससे ऑब्जर्व करती है कि दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड, आउट ऑफ दिस अमाउंट व्हाट शुड बी द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटलिज्म और व्हाट शुड बी द एक्सपेंडिचर ऑन सोशलिज्म। अब सोशलिज्म मतलब क्या है, जहाँ स्कूल्स कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, हॉस्पिटल सर्विसेज कहाँ पे होना चाहिए, हेल्थ केयर के ऊपर कितना फोकस करना है। एंड कैपिटलिज्म मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ बिजनेस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से सोचा जाएगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करना है। समझ में आया। फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को कैसे इंप्रूव करना होगा एंड ऑल दैट, यानी कि जहां से प्रॉफिट अर्न करने का बात होगा गवर्नमेंट के लिए, दैट इज नोन एज कैपिटलिज्म पार्ट। जहां पे सर्विसेज देने की बात आएगी, दैट इज नोन एज सोशलिज्म पार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजों को डिसीजन लेने में इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, और वो सारा चीज को बोला जाता है वेलफेयर। तो जो सोशल पार्ट है उसको लेके बोले जाएगा दैट इज वेलफेयर, दैट इज कितना रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करना रहेगा। ठीक है, आउटपुट यूटिलाइजेशन यानी क्या बोला है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि रिसोर्सेज जो अवेलेबल है। अब रिसोर्सेज मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग दैट इज इंडिविजुअल्स जो है वो हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, कौन वर्किंग कंडीशंस में है, किसका हेल्थ कैसा है, और उनको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट उनको यूज करते हुए मैक्सिमम गेन कैसे कर सकती है। ठीक है, बेस्ट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट इज नोन एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए किस तरीके में सोशल बेनिफिट दे सकती है, दैट इज नोन एज वेलफेयर इकोनॉमी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, दैट इज योर फीचर्स और इम्पोर्टेंस। ये दोनों चीज होप्स तो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो डू मेंशन इन द कमेंट्स। ठीक है, डू लाइक द वीडियोस, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।